आप लोग बैंक अकाउंट कौन सा यूज करते हो? SBI, HDFC? अच्छा, और आप अपने शेयर्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हो? मतलब आपके शेयर्स कौन से लॉकर में है, नहीं पता? क्यों? बैंक अकाउंट तो आप कभी नहीं भूलते, ये कैसे नहीं पता? ठीक है, बताती हूँ कि ये पता कैसे करते हैं, लेकिन पहले ये जानो कि जहां आपके शेयर स्टोर किए जाते हैं उन्हें डिपॉजिटरीज कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं, इसीलिए डिपॉजिटरीज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? टू अंडरस्टैंड दिस, थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि आप 2026 के इन्वेस्टर हो। सोचो कि अभी आप 1990s के इन्वेस्टर हो। आपको मान लो रिलायंस के शेयर्स खरीदना है, तो ये नहीं कि आपने ऐप खोला और कर दिया इन्वेस्ट। अगर शेयर्स खरीदना है तो उस वक्त आपको ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां एक शेयर परचेज फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद कंपनी या ट्रांसफर एजेंट की तरफ से आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, और स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हो रहा है। ये सर्टिफिकेट को स्टोर करना, बचा के रखना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेट खो गया तो ओनरशिप प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, आइडेंटिटी बॉन्ड और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। और अगर सर्टिफिकेट फट गया या डैमेज हो गया तो रिप्लेसमेंट के लिए वापस कंपनी के चक्कर लगाओ। थैंक गॉड आप आज के समय के इन्वेस्टर है ना? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया डिपॉजिटरीज। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरी है NSDL और बाद में 3 साल बाद आई CDSL। इन दोनों के आते ही आपका काम बहुत आसान हो गया। आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होने लगे। अगर आपको जानना है कि आपके शेयर्स कहाँ स्टोर हो रहे हैं तो आपको अपने डीमैट अकाउंट डिटेल्स में जाना होगा और डीमैट अकाउंट चेक करना होगा। अगर 14 डिजिट का वो अकाउंट नंबर है तो वो NSDL में स्टोर हो रहा है, अगर 16 डिजिट है तो CDSL, या फिर उसी टैब में आपको अकाउंट डिटेल्स में भी डिपॉजिटरी का नाम मिल जाएगा। लेकिन अब सोचो, दोनों ही एक ही बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट सेम, दोनों की टारगेट ऑडियंस सेम, दोनों के कस्टमर्स सेम, और पूरे देश में कॉम्पिटिटर्स भी सिर्फ ये दोनों ही हैं। तो क्या दोनों का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी लगभग सेम होगा? बिल्कुल नहीं। इनमें से एक पिछले कुछ सालों में दूसरे से काफी आगे निकल गया है। सवाल यह है कि जब मार्केट सेम है, कस्टमर्स सेम है और इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, तो फिर विनर कौन है और क्यों? इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। NSDL और CDSL का डिटेल बिजनेस एनालिसिस करेंगे, समझेंगे इनका बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के साथ इनका फ्यूचर कैसा दिख सकता है। विद योर होस्ट स्वाति, लेट्स गेट स्टार्टेड। NSDL और CDSL के बारे में अच्छे से जानने के लिए पहले ये देख लो कि डिपॉजिटरी सेक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। सपोज आपने एंजल वन ऐप में जाकर TCS के 10 शेयर्स खरीद लिए। सबसे पहले एक्सचेंज एक सेलर ढूंढता है जो आपको वो शेयर्स बेचने को तैयार हो। मैच मिलते ही ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है। लेकिन फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये शेयर्स सच में आपके हो गए हैं? यही एंट्री होती है डिपॉजिटरीज की। डिपॉजिटरीज अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करती है कि अब ये शेयर्स आपके हैं। सेलर के अकाउंट से शेयर्स घट जाते हैं, आपके अकाउंट में शेयर्स ऐड हो जाते हैं और पूरे सिस्टम में ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाता है कि अब इन शेयर्स के ओनर आप हैं। इसलिए जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो और वहां पे TCS के 10 शेयर्स दिखते हैं तो वो सिर्फ ब्रोकर की एंट्री नहीं होती, उसके पीछे NSDL या CDSL के रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऑफिशियली ओनरशिप मेंटेन कर रहे होते हैं। पर ध्यान रहे, पूरे कैपिटल मार्केट का डिपॉजिटरी लास्ट लेयर होता है। फर्स्ट लेयर में आते हैं वो कंपनीज जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सेकंड लेयर में इंटरमीडियरीज जिनको ब्रोकर्स कहा जाता है वो आते हैं, और लास्ट में आते हैं एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और RTAs। अगर बाकी सबका भी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप एक बार पार्ट 1 जाके जरूर देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में हम डिपॉजिटरीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों का बिजनेस ब्रेकडाउन। डिपॉजिटरीज का बिजनेस मॉडल सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। दे अर्न मनी मेनली फ्रॉम 2 ब्रॉड बकेट्स। पहला रेकरिंग इशूअर एंड दूसरा कस्टडी फीस। पहले में लिस्टेड कंपनीज इन्हें एनुअल फीस पे करती हैं अपने शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। रफली 11 रुपए पर फोलियो एनुअल चार्ज होता है। तो अगर किसी लिस्टेड कंपनी के 20 लाख शेयर होल्डर्स हैं तो उन रिकॉर्ड्स को डिजिटली मेंटेन करने के लिए रेकरिंग एनुअल रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, और यही डिपॉजिटरी मॉडल का हिडन स्ट्रेंथ है। बिकॉज ये रेवेन्यू मार्केट एक्साइटमेंट पर डिपेंड ही नहीं करता। मार्केट गिर जाए, ट्रेडिंग टेम्पररी स्लो हो जाए, IPO एक्टिविटी वीक हो जाए, लेकिन शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स मेंटेन तो कंटिन्यूअसली करने ही पड़ेंगे। अब दूसरा रेवेन्यू बकेट ट्रांजैक्शन लिंक्ड होता है। जब आप शेयर्स बाय या सेल करते हो
रहो, जब सेटलमेंट होता है, जब प्लेज क्रिएट होता है, जब आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, तब भी ये प्लेयर्स स्मॉल फी अर्न करते हैं। अब यहाँ रियल ब्यूटी आती है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। डिपॉजिटरी बिजनेस का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स, सेटलमेंट आर्किटेक्चर, कंप्लायंस इंफ्रा, सर्वर्स, डिजास्टर रिकवरी सिस्टम, ये सब अपफ्रंट बिल्ड करना पड़ता है। पर एक बार सिस्टम स्केल हो गया, एडिशनल अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस हैंडल करने का इंक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत लो हो जाता है। मतलब अगर कल मार्केट में 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स ऐड हो जाए तो डिपॉजिटरीज को प्रोपोर्शनेटली उतने नए ऑफिसेस या एम्प्लॉयज क्रिएट नहीं करने पड़ते। इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। एक्सिस कैपिटल के इलस्ट्रेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट रफली रेवेन्यू का सिर्फ 43 to 46% होता है। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड इकोनॉमिक्स। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए, उसके बाद एडिशनल अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने का कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली लो रहता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है बिटवीन सीडीएसएल और एनएसडीएल। दोनों सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, बट दोनों का बिजनेस डीएनए कंप्लीटली डिफरेंट है। सीडीएसएल क्लियरली रिटेल पार्टिसिपेशन का बिगेस्ट बेनिफिशियरी बना है। FY19 में उसका डीमैट अकाउंट मार्केट शेयर रफली 48% था। FY26 तक ये 85% प्लस तक पहुंच गया। रीजन सिंपल है, डिस्काउंट ब्रोकर्स, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने जो रिटेल इन्वेस्टिंग एक्सप्लोजन क्रिएट किया, उसका बैक एंड ऑनबोर्डिंग लार्जली सीडीएसएल इकोसिस्टम के थ्रू हुआ। इसीलिए सीडीएसएल का बिजनेस रिटेल ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी पर हेविली लिंक्ड है। नाउ कंपेयर दैट विद एनएसडीएल। एनएसडीएल के पास सिर्फ अराउंड 20% डीमैट अकाउंट्स हैं, बट एक्चुअल कस्टडी वैल्यू का 86% शेयर एनएसडी कंट्रोल करता है। मतलब अकाउंट्स कम है बट हाई वैल्यू इंस्टीट्यूशनल अकाउंट ज्यादा है। एफआईआईज, इंश्योरेंस कंपनीज, कस्टोडियंस, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा इकोसिस्टम एनएसडीएल हेवी है। तो ब्रॉडली समझो, CDSL is a retail volume franchise, NSDL is an institutional asset franchise, और इसी वजह से दोनों का रेवेन्यू बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट है। नाउ लेट्स कम टू Q4 FY26 बिकॉज यहाँ इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस विजिबल था। सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुई। सिस्टम कैश ADTV रफली 1260 बिलियन तक रिकवर हुआ, अराउंड 18% सिक्वेंशियल ग्रोथ के साथ। ADTV का सिंपल मीनिंग है एवरेज डेली ट्रेडिंग वैल्यू, मतलब एक दिन में स्टॉक मार्केट में रफली कितने रुपीस के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। जब ADTV राइज करता है, सेटलमेंट एक्टिविटी इंक्रीज होती है और डिपॉजिटरीज का ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचुरली इंप्रूव होता है। बट साइमल्टेनियसली IPO मार्केट कूल डाउन हो गया। Q2 और Q3 FY26 में IPO फ्रेंजी था, बट जनवरी और फरवरी 2026 में मंथली IPO काउंट शार्पली रिड्यूस हो गया और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट NSDL नंबर्स में विजिबल था। Q4 FY26 में NSDL का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 170.6 करोड़ रहा, which was only 2.4% year on year growth and roughly 1% sequential growth. PAT 79.7 करोड़ रहा, around 5.2% year on year growth के साथ। बट सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट रेवेन्यू मिक्स में था। एनुअल कस्टडी फी इनकम 36.7% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 97.6 करोड़ तक पहुंच गई। मीनवाइल कॉर्पोरेट एक्शन और IPO रिलेटेड इनकम 52% डिक्लाइन होकर सिर्फ 16.2 करोड़ रहा, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस क्वालिटी को हाईलाइट करता है। मार्केट लिंक ट्रांजैक्शनल रेवेन्यूज वीक हुए, बट रेकरिंग एन्युटी रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहे, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिवली स्टेबल रही। सिमिलरली CDSL का परफॉर्मेंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑपरेटिंग इनकम 212 करोड़ तक पहुंच गया, ग्रोइंग बाय 11% विद कंटिन्यूड स्ट्रेंथ इन डीमैट एडिशंस, इश्यूअर ग्रोथ एंड रेकरिंग इश्यूअर फी रेवेन्यूज, while profitability remained robust because of strong operating leverage inherent in depository model. Overall for the full year FY26 इसमें भी परफॉर्मेंस काफी इंसाइटफुल है। लेकिन हाँ, एक बात व्यूअर को ध्यान में रखनी चाहिए, NSDL का कंसोलिडेटेड OPM लोअर है at 22% primarily because NSDL पेमेंट्स बैंक जैसे लो मार्जिन सब्सिडरीज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डाइल्यूट करते हैं, while standalone core depository business margins still remain strong at roughly 50 to 53% रेंज। लेकिन अगर एक्सिस कैपिटल के लेटेस्ट रिपोर्ट को अगर हम रेफर करें तो CDSL का इशूअर फी रेवेन्यू FY26 to 28 ई में 18% CAGR ग्रो करने का एस्टिमेट है वर्सेस NSDL का 12%, प्राइमरली बिकॉज रिटेल डिमांड ग्रोथ और राइजिंग फोलियो एडिशंस का डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट CDSL कैप्चर कर रहा है। पर दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर सिर्फ बिजनेस मॉडल समझना जरूरी नहीं है। ये बिजनेसेस नाउ दे आर हंटिंग फॉर न्यू रेवेन्यू मॉडल्स। यस, मैनेजमेंट टीम्स क्लियरली समझ चुकी है कि इवेंचुअली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मैच्योर होने लगता है और उस पॉइंट के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कम्स फ्रॉम एडजेसेंट मोनेटाइजेशन। वंस यू बिकम द ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, यू गेट एक्सेस टू समथिंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल,
फाइनेंशियल वर्कफ्लोज एंड फाइनेंशियल डेटा। और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में वर्कफ्लो कंट्रोल बहुत पावरफुल मोड होता है, क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूशंस अपने ऑपरेशनल सिस्टम्स किसी प्लेटफॉर्म के अराउंड बिल्ड कर देते हैं, स्विच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली इसी वजह से कंपनीज अपना ओरिजिनल बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं। टेक NSDL फॉर एग्जाम्पल। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स स्टिल थिंक NSDL सिर्फ शेयर्स होल्ड करते हैं, बट आज कंपनी अपनी सब्सिडरी NSDL पेमेंट्स बैंक या NPBL के थ्रू ग्रेजुअली मल्टीपल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स बिल्ड कर रही है, जैसे कि माइक्रो ATMs, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग एक्सेट्रा। कोर डिपॉजिटरी बिजनेस कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का रफली 42% कंट्रीब्यूट करता है एज ऑफ 9 months ऑफ FY26 नंबर्स, व्हाइल रिमेनिंग रेवेन्यू एडजेसेंट सब्सिडरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस से आता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डाइवर्सिफिकेशन रैंडम नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी एडजेसेंट बिजनेस ट्रस्ट, कंप्लायंस और रेगुलेटेड वर्कफ्लोज के अराउंड बिल्ड किया गया है। इफ यू लुक एट इट, NSDL ऑलरेडी ऑपरेट्स वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट KYC इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स। नाउ थिंक अबाउट स्केल, करोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, millions of accounts, constant onboarding activity. That itself becomes a monetizable infrastructure layer. Similarly, company insurance repositories और e-governance workflows भी ऑपरेट करती है थ्रू देयर NSDL डेटा मैनेजमेंट सब्सिडरी। इंश्योरेंस रिपोजिटरी का सिंपल मीनिंग है डिजिटल लॉकर, जहां इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल पेपर वर्क, और यहां लार्जर स्ट्रैटेजी विजिबल है। सिमिलरली CDSL ग्रेजुअली सिर्फ डीमैट अकाउंट यूटिलिटी बिजनेस का बियॉन्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट का लार्जर ऑब्जेक्टिव अब डीपर फाइनेंशियल वर्कफ्लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जहां कंपनी मल्टीपल लेयर्स ऑफ इन्वेस्टर डेटा, कंप्लायंस और ट्रांजैक्शन रेल्स कंट्रोल करे। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस यहाँ CVL है, यानी CDSL वेंचर्स लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी या KRA बन चुकी है विथ मोर देन 10 करोड़ प्लस KYC रिकॉर्ड्स। मतलब जब भी आप म्यूचुअल फंड, ब्रोकर या फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग करते हो, बैक एंड KYC वेरिफिकेशन लेयर में CVL का रोल आ सकता है। दिस क्रिएट्स अ वेरी स्टिकी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस विद रिकरिंग फेच एंड वेरिफिकेशन रेवेन्यूज। CDSL अग्रेसिवली ई-गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विसिंग लेयर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। ई-वोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां लिस्टेड कंपनीज शेयर होल्डर वोटिंग डिजिटली कंडक्ट करती है थ्रू CDSL सिस्टम्स। कॉर्पोरेट एक्शंस प्रोसेसिंग, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और कंप्लायंस वर्कफ्लोज भी ग्रेजुअली मोनेटाइजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स बन रहे हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरी बिजनेस भी CDSL के लिए एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म एडजेसेंसी है थ्रू इट्स ग्रुप कंपनी सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, दैट इज CIRL, जिसमें CDSL की रफली 54.2% स्टेक है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी स्टोरेज एंड सर्विसिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। इंडिया में इंश्योरेंस डिजिटाइजेशन अभी रिलेटिवली अर्ली स्टेज पर है, इसलिए मैनेजमेंट इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। अनदर इमर्जिंग एरिया इज कमोडिटी रिपोजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी, वेयर वेयरहाउसिंग रिसीट्स एंड कमोडिटी होल्डिंग्स कैन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेल्स। और स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट यह है कि कंपनी इन्वेस्टर ऐप इकोसिस्टम और इंटीग्रेटेड सर्विसिंग वर्कफ्लोज बिल्ड कर रही है। मतलब ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअली सिर्फ सिक्योरिटीज होल्ड करना नहीं, बट इन्वेस्टर लाइफ साइकिल के मल्टीपल टच पॉइंट्स ओन करना है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो CDSL के नेक्स्ट फेज में डीमैट ग्रोथ से ज्यादा फाइनेंशियल डेटा एंड वर्कफ्लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के चांसेस लग रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन ब्रॉडर फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन। तो यहाँ तक हम इन दोनों बिजनेसेस के बारे में समझ चुके हैं, पर कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम सिक्के का दूसरा पहलू, मतलब इनके रिस्क भी ना देख लें। सबसे पहले तो SEBI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, AMFI, इन सभी का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स पर पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली इन कंपनीज का बिगेस्ट रिस्क कभी कभी वही चीज बन जाता है जो इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है, देयर मार्केट डोमिनेंस। CDSL और NSDL दोनों इंक्रेडिबली हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं बिकॉज इंक्रीमेंटल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का मार्जिनल कॉस्ट एक्सट्रीमली लो होता है। बट रेगुलेटर नेचुरली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आर लो देन शुड ट्रांजैक्शन प्राइसिंग आल्सो रिड्यूस ओवर टाइम। एक्चुअली कुछ सालों में SEBI रेगुलरली मल्टीपल प्राइसिंग इंटरवेंशंस कर चुका है। ट्रू टू लेबल फ्रेमवर्क के अंडर डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन चार्जेस सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। अर्लियर डिफरेंट ब्रोकर्स और DPs डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स यूज करते थे, अब लार्जली फ्लैट फी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ। ये मैटर करता है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज इवेंचुअली प्राइसिंग रेगुलेशन फेस करती है, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन डिस्कशंस में इन्वेस्टर सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते, दे आल्सो इवैल्यूएट रेगुलेटरी प्राइसिंग रिस्क। नाउ अनदर सटल रिस्क इज इमर्जिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और MCA।
गवर्नमेंट रिसेंटली स्मॉल कंपनी डेफिनेशन रिवाइज कर चुकी है बाय इंक्रीजिंग पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर थ्रेशोल्ड्स। इसका इंप्लीकेशन क्या है? स्मॉलर कंपनीज अब मैंडेटरी डीमटेरियलाइजेशन रूल से एग्जेम्प्ट हो सकती हैं। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अर्लियर लार्ज नंबर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज ग्रेजुअली डिपॉजिटरी इकोसिस्टम में एंटर कर रही थी बिकॉज डिजिटाइजेशन मैंडेटरी हो रहा था। स्पेशली एनएसडीएल को यहाँ स्ट्रॉन्ग टेलविंड मिल रहा था बिकॉज अनलिस्टेड कंपनी इकोसिस्टम में कंपनी का मार्केट शेयर डोमिनेंट है। बट रिवाइज्ड एमसीए थ्रेशोल्ड्स पोटेंशियली न्यू इशूअर एडिशंस का ग्रोथ पेस स्लो कर रही हैं। एक और रिस्क है विच इन्वेस्टर्स ऑफन इग्नोर, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। Yes, अभी करंट इकोसिस्टम डीपली इंटीग्रेटेड है, स्विचिंग कॉस्ट हाई है, बट ओवर लॉन्ग पीरियड्स फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंचुअली मॉडर्नाइजेशन साइकिल्स फेस करता है। For example, API-led investing infrastructure, tokenization of securities, blockchain settlement systems, AI-led compliance automation, direct on-chain asset ownership. ये सब आज मेन स्ट्रीम नहीं है, बट ओवर 10-15 साल दीज टेक्नोलॉजी सेटलमेंट आर्किटेक्चर और रिकॉर्ड कीपिंग मॉडल्स को ग्रेजुअली इवॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये बिजनेसेस को कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी इंफ्रा पर इन्वेस्ट करना पड़ता है डिस्पाइट ऑलरेडी हाई मार्जिन। एक्चुअली एनएसडीएल का टेक्नोलॉजी कॉस्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली हायर इसी वजह से है बिकॉज इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लेगेसी इंटीग्रेशंस मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है। और फाइनली वैल्यूएशन रिस्क भी इंपॉर्टेंट है। FY26 तक मार्केट इन बिजनेसेस को प्रीमियम क्वालिटी कंपाउंडिंग फ्रेंचाइज की तरह वैल्यू कर रहा है। इन्वेस्टर्स प्रेडिक्टेबिलिटी, कैश जनरेशन और मोनोपोली लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए हाई मल्टीपल्स पे करने को रेडी हैं। बट प्रीमियम वैल्यूएशंस का डाउनसाइड ये होता है ग्रोथ स्लो डाउन या रेगुलेटरी इंटरवेंशन का इंपैक्ट डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज हो सकता है बिकॉज जब मार्केट परफेक्शन प्राइस करता है तो इवन स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स री रेटिंग ट्रिगर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। इंडिया के इन्वेस्टिंग स्टोरी अब सिर्फ स्टॉक्स और आईपीओस की स्टोरी नहीं रही बल्कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी भी बन चुकी है। जैसे जैसे ज्यादा लोग डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं और फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे वैसे डिपॉजिटरीज का रोल और इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। हर नया इन्वेस्टर, हर नया डीमैट अकाउंट और हर नया ट्रांजैक्शन इनडायरेक्टली एनएसडीएल और सीडीएसएल की इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे उसकी प्रेडिक्शन नहीं करनी पड़ती। इनका काम है ओनरशिप रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और ट्रांजैक्शंस को स्मूथली सेटल करवाना। इसी वजह से डिपॉजिटरी स्टॉक मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे कम दिखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में से एक है। और जब तक इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी तब तक ये साइलेंट इनेबलर्स भी उस ग्रोथ का हिस्सा बनते रहेंगे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किसकी तरफ हो, एनएसडीएल या सीडीएसएल। मिलते हैं अगले वीडियो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.